दिल तुझ पे कुर्बान मैं सजदे कर जाऊं, दिल तुझ पे कुर्बान मैं सजदे कर जाऊं। मेरी आन है साइकिल जान, मेरी आन है साइकिल जान, इस पे मर जाऊं। देखिए, जिस तरीके से कल मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली में एक मस्जिद को एसडीएम महोदय के आदेश पर ध्वस्त किया गया या यूँ कहिए गिराया गया, और उससे पहले बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा गया है, और वो भी ऐसे समय में जबकि हमारा देश एक भयंकर महामारी कोविड से जंग लड़ रहा है और सभी धर्म जाति के लोग ऊंच नीच, धर्म जाति, ईर्ष्या द्वेष की भावना छोड़ करके एक दूसरे की जी जान से मदद कर रहे हैं, कभी अपने की जान बचाने के लिए और कभी अपने पड़ोसी की जान बचाने के लिए। ये एक अति निंदनीय और मैं कहूँगा अशोभनीय घृणित कार्य प्रशासन द्वारा किया गया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और करनी भी चाहिए और सब आदमी को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में ऐसा कृत्य केवल और केवल आपसी सौहार्द और प्रेम में फूट डालने के लिए ही ये कार्य किया जाता है, जिससे कि हमारे बीच का जो मनमुटाव है वो जागृत हो जाए और हम लोग ईर्ष्या द्वेष के प्रति एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। क्योंकि प्रशासन द्वारा, देखिए, प्रशासन के द्वारा मस्जिद की रजिस्ट्री के कागजात जो कि वक्फ बोर्ड के पास मौजूद थे, उन्हें मांगा तक नहीं गया और सीधी कार्रवाई की गई। ऐसे समय में क्या होना चाहिए था कि दोनों पक्षों को नोटिस देकर बुलवाना चाहिए था, दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी, सबूत तलब कराकर उनका निरीक्षण करके उनके जो सिपह सलाहकार हैं या उनके सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर उनको बैठाकर आपसी प्रेम भाव से उचित जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। मेरी व्यक्तिगत सलाह में तो ये कार्रवाई करने का तरीका अति निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं फिर बता दूं, ये हमारा देश एक फूलों का गुलदस्ते की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अलग अलग तरीके के फूलों की तरह एक गुलदस्ते में संजोए हुए हैं। लेकिन कुछ घृणित लोग इन खिलखिलाते हुए फूलों को अपनी घृणित मानसिकता से इस गुलदस्ते नुमा देश को तोड़ने का कार्य करने का प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज होगा नहीं, क्योंकि इस देश में आप ये सोच लीजिए कि गन्ने की खेती अगर आपने बोई है तो आप गन्ना ही तो उसमें से काटोगे, गन्ने की खेती करके आप उसमें गेहूँ कैसे काट लोगे? क्योंकि यहाँ के हिंदू मुस्लिम, मैं बता दूं कि हमारे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सुख दुख की घड़ी में एक मिसाल बनकर एक दूसरे के साथ, और खासकर इस कोविड जैसी महामारी में जो पिछले 1 साल से देखने मिला है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मैं आपको चीज़ बता दूं, एक अभी 3-4 दिन पहले मेरठ में एक पुजारी की कोविड से मृत्यु हो गई थी। उसके परिवार का कोई भी आदमी या कोई भी हिंदू भाई उसका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए तक आगे नहीं आया, और वो वीडियो मैंने भी देखी थी। सभी मुस्लिम भाइयों ने, जो वहाँ के मुस्लिम भाई थे, उन लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देकर उसका जो एक आदमी की अंतिम शव यात्रा होती है उसको निकाल कर कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। ये ऐसी धर्म जाति की राजनीति जो करते हैं, जो आपसे भिड़ाने का काम करते हैं, उनके मुंह पे ऐसी राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पे एक तमाचा था। मैं फिर एक बता दूं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सत्ता पक्ष के दबाव में आकर प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया गया होगा। लेकिन मैं ऐसा बता दूं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, जो एसडीएम महोदय साहब थे, उनको भी सलाह देना चाहूँगा, चाहे छोटा भाई होने के नाते, चाहे एक विपक्ष का नेता होने के नाते, कि सरकार, देखिए महोदय, सरकार आनी जानी चीज़ होती हैं, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट एक विवेकशील और एक आपकी बुद्धि के आधार पर हुआ है। आप अपने विवेक के अनुसार कार्य करें, क्योंकि सत्ता पक्ष के दबाव में आके कार्य करना ना ये जनहित में है और ना ही ये न्यायोचित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार के पास कोई एजेंडा तो है नहीं। अब इन्हें विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, और जैसे बीजेपी सदा से ये एजेंडा रहा है कि जब जब इलेक्शन आए कोई भी मुद्दा उठा दो, चाहे वो धर्म जाति का हो, चाहे वो किसी मंदिर मस्जिद का हो, चाहे कोई घृणा की राजनीति हो, मतलब इनका कुछ एजेंडे के बिना ही ये लोग काम करते हैं, धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, माहौल ख़राब करने की राजनीति करते हैं। मैं मौजूदा सरकार को फिर बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विकास के मुद्दों पर या कोई मुद्दा लेके चुनाव लड़ें, शिक्षा,
बेरोजगारी, महंगाई, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। क्या ये सब मुद्दे इन लोगों के दिमाग में नहीं आते? इन मुद्दों पे विकास की राजनीति करें, ज़्यादा अच्छा होगा। धर्म जाति के नाम पर अच्छी राजनीति करके अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो ये हरगिज होगा नहीं, क्योंकि जहाँ यहाँ की जनता अब जान चुकी है इनकी असलियत, इनका जो इनकी हवाबाजी खोखले दावे थे उस सब से लोग बिल्कुल एकदम सामने इनके लोगों को आ चुकी है। और मैं फिर बता दूं, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। हम विपक्ष में हैं, कोई भी विपक्ष पार्टी होगी, अगर सत्ताधारी कोई पार्टी कोई भी कार्य करेगी, गलत कार्य हमें लगेगा तो हम सवाल पूछने का अधिकार हमें है और पूछना भी चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी को जो वो चाह रहा है वही करने की अनुमति उसको दे दी जाए, कोई उसका विपक्ष में कोई उसकी आवाज़ ना उठाए, तो फिर तो अनकंट्रोल हो जाएगा एंड फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी राजनीतिक दलों की है और हम लोगों को करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जितने विकास के तमाम मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और जितना रिकॉर्ड तोड़ कार्य माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में उनके कार्यकाल में हुए हैं, एक साथ 62 लाख विधवाओं पेंशन, समाजवादी पेंशन देने का कार्य हो, जितना बड़ा कार्य किसी सरकार ने आज तक किया और ना आगे करना संभव होगा। 12 लाख लड़कियों को एक साथ कन्यादान धन दिया था। 4 लाख किसानों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया था, चाहे उसमें एक्सप्रेस वे भी हो, 100 डायल सेवा हो, 102 एम्बुलेंस सेवा हो, 108 एम्बुलेंस सेवा हो, 1090 नारी सुरक्षा योजना हो, जैसे तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं या सुविधाएं आप कह लीजिए जो माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ये जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों को मुहैया कराई गई हैं, ये किसी छुपी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस महामारी की घड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो कार्य हुए थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो 102 एम्बुलेंस सेवा हो, 108 एम्बुलेंस सेवा हो, अगर ये सब चीज़ नहीं होती तो मैं फिर कह दूं ये जितनी भयंकर तबाही हिंदुस्तान में और प्रदेश में मची है, इसमें लाशों के ढेर रोडों पे दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जनता ने सब देखा है वो सब चीज़, और सचमुच देखा है कि विकास किसने विकास किया और किसके सामने, किसकी सरकार का किसने खोखले दावे किए हैं और किसने ये कार्य करने का काम किया है। जनता बिल्कुल सब जान चुकी है और समझ में आ गया है उनके। अब चुनाव आगामी चुनावों में इसी चीज़ को देखते हुए जो अभी चुनाव हुए थे जिला पंचायत ग्राम पंचायत के, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी का घमंड चकनाचूर हुआ है। लेना चाहिए कि ये अपनी साख नहीं बचा पाए। अयोध्या में, चाहे इनको काशी में जहाँ पे इनका बिल्कुल डंका बजता था, वहाँ पे ये अपने जिला पंचायत को ये समाजवादी पार्टी ने इनको कड़ी टक्कर दी है, उनसे ये आगे निकली है। अब जनता पूर्ण मत बना चुकी है और वो जान चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं फिर बता दूं, वो दिन इस जनता के लिए, इस प्रदेश जनता के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा कि जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी और 2022 में साइकिल पर सवार होकर एक दफ़ा फिर से सरकार हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और साइकिल धक्का चलती जाएगी। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने सभी चीज़ देखी है, विकास भी आप लोगों ने देखा और जो माननीय पार्टी कार्यकाल में हुआ आपने वो भी देखा है। और जो भी मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दावे किए थे, जो खोखले दावे किए थे, चाहे 15 लाख आपके खाते में आने वाले हो, चाहे काला धन वापस आने वाला हो, चाहे आपको रोजगार देने वाला हो, चाहे आपको और भी दुनिया भर की योजनाएं हो, सब हवाई बन के रह गई। आपको मिला जुला कुछ नहीं होगा। अगर कुछ मिला है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कार्य हुए थे, जो रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए थे, जो आप सभी लोगों के काम आए हैं, आप सब लोगों ने जिसकी वजह से आपके लोगों की जान बची है, आप लोग उसका आज भी लाभ उठा रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि अगर आगे भी सरकार बनी तो फिर से भी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जैसी सरकार आ जाएगी सभी को मुफ्त में वैक्सीन देंगे, दोबारा से फिर से सारी कल्याणकारी योजनाएं दोबारा फिर चालू हो जाएंगी। मैं आप इसलिए अपना विवेक इस्तेमाल करके साइकिल का बटन दबाइए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से ऐसी जीत दिलाइए समाजवादी पार्टी को जिसकी गूंज दिल्ली तक जाए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तख्ता हिलता दिखता नजर